नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो विद्यार्थी राजस्थान पीटीटी परीक्षा 2020 में भाग लेंगे। दोस्तों, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जो अपने पास इंडिया जीके का जो सब्जेक्ट आता है पॉलिटी, उसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, सभी क्वेश्चन व्याख्या सहित है। दोस्तों, साथ में जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे उनके बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से साथ के साथ बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पॉलिटी में अपन इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों कवर करेंगे। यहाँ से अपने पीटीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास वो है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको जो अपने पास क्वेश्चन है क्या है कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप ध्यान रखना, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा की बैठक के लिए चुने गए थे, जो कि प्रथम बैठक में अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे? तो आप जब भी आंसर क्लिक करोगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये प्रथम बैठक में इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, जबकि क्वेश्चन पूछा जाए अपने पास जो द्वितीय बैठक हुई थी दोस्तों संविधान सभा की, वो इसके 2 दिन बाद हुई थी, 11 दिसंबर को हुई थी अपने पास। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई थी। उसमें फिर दोस्तों अपने जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे। तो आप ध्यान रखना, स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो अपनी संविधान सभा है उसके जो प्रथम उपाध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे दोस्तों HC मुखर्जी। ठीक है, इनका पूरा नाम है दोस्तों हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, तो ये नाम भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका भी क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपके, एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, जो प्रेम्बल है अपनी संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें दोस्तों अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी इसे इग्नोर मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। ठीक है, तो जो अपने प्रस्तावना है उसमें दोस्तों एक बार संशोधन हुआ है, ओनली एक बार। जो भी दोस्तों जो अपना 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसी के तहत किया गया था। और जो संशोधन हुआ था वो क्या हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो अपनी प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये तीनों शब्द आपको याद रखने, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। पंथनिरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष आ जाए तब भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। एक और क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ जाए कि जो अपने संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों उसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा नहीं गया था? तो 3 शब्द तो ये दे देगा, एक कोई अन्य शब्द दे देगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। और एक और बिंदु ध्यान रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन है इसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मैं कहूँ लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान क्यों कह रहे हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, इसके तहत काफी सारी चीजें अपने संविधान में बदली गई थी। ठीक है, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन देखो भाई मित्रों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखा है दोस्तों प्रावधान, दूसरी तरफ दे रखा है स्रोत। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जो अपने स्रोत वाले टॉपिक आता है पॉलिटी में, यानी कि जो संविधान के स्रोत हैं उनसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया अपनी प्रस्तावना से क्वेश्चन आएगा आपके, एक स्रोत से आ गया। अभी तक 2 टॉपिक क्लियर हो गए कि 2 टॉपिक तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। तो देखिए सूची फर्स्ट में क्या है, पहला पॉइंट है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं अपने भारतीय संविधान में कौन से संविधान से लिए गए हैं, कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ये कहाँ से ली गई है? जर्मनी के संविधान से ली गई है। तीसरा है दोस्तों मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों ये रूस, जिसे पहले सोवियत संघ भी कहा जाता था दोस्तों, रूस से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार, जो अपने भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो चारों इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएंगे, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। इसका ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे ना समझ में, चारों याद कर लेना, अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है।
ऐसे भी पूछ सकता है डायरेक्ट एक क्वेश्चन सिंगल फॉर्म में आ जाए कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन ये दे दे, तब आपका आंसर रहेगा अमेरिका। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित अनुच्छेद है। अब इस क्वेश्चन को क्यों ऐड किया भाई, नागरिकता से संबंधित दोस्तों काफ़ी चीज़ें अपने करंट में हुई है, इसलिए आपसे नागरिकता का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरली जो करंट में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो एक दूसरे से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो नागरिकता है इसका वर्णन अपने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक दिया हुआ है, जो कि भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक अपने पास नागरिकता के बारे में वर्णन अपने को भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 3 में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। अभी पढ़ा मूल अधिकार, तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, भाग 3 में है दोस्तों भारतीय संविधान में, तो अपने को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो आप बताओगे दोस्तों 6 अधिकार अपने को दिए गए हैं। 6 अधिकार कौन कौन से, उनके नाम भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहला है दोस्तों समता का अधिकार। ठीक है, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया हुआ गया है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका अनुच्छेद 23-24 में वर्णन है। चौथा है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है दोस्तों सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 तक किया गया है दोस्तों, 29-30 में। ठीक है, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में। जो अपने भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका प्रावधान दिया गया है, इनके बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। 6 ये अधिकार हैं दोस्तों, एक बार वो रिपीट कर देता हूँ, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये 6 अधिकार आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी 3 अधिकार यहाँ से दे देगा, एक अधिकार कुछ अन्य दे देगा और आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा अधिकार अपना भारतीय संविधान भारतीय लोगों को नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितने मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, 6 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सभी मित्र, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्न में से भारतीय संसद का अंग नहीं है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो भारतीय संसद का अंग कौन नहीं है, तो यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों दोस्तों अपने भारतीय संसद के अंग होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री भारतीय संसद का अंग नहीं होता है। ठीक है, आपसे पूछ ले भारतीय संसद के सदन, तो आप बताओगे राज्यसभा, लोकसभा, 2 सदन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो एक टॉपिक जो नया निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है कि आपको राष्ट्रपति के बारे में भी लगभग महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करके एग्जाम में जानी है। राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए किसी व्यक्ति की। तो देखो, सबसे पहले योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ये दोस्तों वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो यहाँ पर सिंगल रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम होनी चाहिए, तो न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, सी है दोस्तों वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। तो यहाँ पर जो लोकसभा सदस्य हैं उसकी योग्यता रखता हो दोस्तों वो व्यक्ति, तो ये भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया, सी भी सही हो गया। डी है दोस्तों सरकारी नौकरी या जिसे अपन बोल सकते हैं लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन सही हो गया, सभी सही है। ठीक है, तो ये चारों आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है, वो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है राष्ट्रपति से, वो इनके चुनाव के जो पद्धति है उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए जो प्रणाली यूज की जाती है वो की जाती है दोस्तों एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, यानी कि जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली जो अपनाई जाती हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती हैं। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक जो पद्धति हैं उससे मतदान होता है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, एक तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, प्लस जो अपने पास विभिन्न राज्य होते हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाएं दोस्तों
उनके सदस्य भी, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। अभी वर्तमान में देखा जाए तो अपने पास जम्मू कश्मीर विधानसभा भी ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो ये सभी लोग अपने राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें वोट करते हैं, ठीक है, मतदान करते हैं। और मतदान जो होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है, ठीक है। हो गया कंप्लीट, चलिए आगे। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि जो अपना भारतीय संविधान है उसमें कौन से अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत जो अपनी भारतीय संसद है वो भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 368 बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों इसे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति, ठीक है। जबकि अपनी राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, फिर भी ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है वो किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, राष्ट्रपति को देता है। और जो उपराष्ट्रपति को जो शपथ भी दिलाता है वो अपने पास राष्ट्रपति ही दिलाता है, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति के बारे में एक और फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, जो अपने पास सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, किसको, राष्ट्रपति को। जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और उपराष्ट्रपति जो शपथ पत्र यानी कि जो त्याग पत्र देता है वो किसे देता है, अपने राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। ये सभी बिंदु आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जो दोस्तों अपने पास उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। तो आपकी पीटीटी में ही शायद क्वेश्चन आया था कि जो अपने देश का राष्ट्रपति होता है वो कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। तो उसमें ऑप्शन में था 1 बार, 2 बार, कितनी भी बार, इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन था, ऐसे ऑप्शन थे दोस्तों। तो आप बताओगे कितनी भी बार लड़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हमारे देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में ऐड कर दिया है। 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ठीक है। 25 वर्ष से कम वाले जो व्यक्ति होते हैं आयु के, वो प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं बन सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, राजस्थान में प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति कब की गई थी। अब देखो, राजस्थान के संबंध में राज्यपाल का क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। क्यों आता है, क्योंकि भाई साहब जो अपने पास भारतीय संविधान का जो एकीकरण हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था, ठीक है। उसी टाइम दोस्तों अपने यहाँ राजस्थान में अपने पास उससे पहले कोई राज्यपाल का पद नहीं था, ठीक है। फिर 7वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत अपने पास राज्यपाल का पद सृजित किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहीं से कि राजस्थान में प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति कब की गई थी। तो ये 1956 में ही की गई थी, ठीक है। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो राज्यपाल का पद है वो सृजित किया गया था। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को छांटिए। अब देखिए, राज्यपाल इसमें आपकी इस क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा, बाकी आप देख जाना एक बार इनको अच्छे से। देखिए, पहला है प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, इसका अनुच्छेद 153 में प्रावधान है। तो बिल्कुल सही है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद 153 में है दोस्तों। जबकि दोस्तों अगर कोई 2 राज्य चाहे तो उनके लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है, किसके तहत, 7वें संविधान के तहत, ठीक है। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है दोस्तों बी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। तो देखिए, जो बी ऑप्शन है इसमें ये कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। जबकि राज्यपाल को जो पद की शपथ दिलाता है दोस्तों वो अनुच्छेद 159 के तहत जो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है उसी राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों वो दिलाता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है अभी तक, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए दोस्तों, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, ऐसा अनुच्छेद 156 में दिया गया है। तो यानी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। तो राष्ट्रपति की इच्छा पर ही उसका पद रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति चाहे तो उसे कभी भी हटा भी सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये बोल रहा है
कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। डी ऑप्शन है दोस्तों अपने पास, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन में वो गलत हो जाएगा बिल्कुल। क्यों हो जाएगा? जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, इसके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल नहीं करेगा, यहाँ पर कौन करेगा? जो अपने देश का जो प्रेसिडेंट है वो करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति वाले टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कर जाना दोस्तों। अगर आपके पास कोई मैटर नहीं हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको मैटर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, राजस्थान राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? जो राजस्थान राज्य की जो प्रथम निर्वाचित, ये निर्वाचित शब्द बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, निर्वाचित मुख्यमंत्री जो बने थे वो टीकाराम पालीवाल बने थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। जबकि प्रथम जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बने थे। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ? जो अपनी राजस्थान राज्य विधानसभा है, क्योंकि अपने राज्य में क्या है? विधानसभा ही है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा का जो पहला चुनाव हुआ था दोस्तों ये 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पहली विधानसभा का। और जो पहली विधानसभा है दोस्तों इसमें टोटल 160 सदस्य निर्वाचित हुए थे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जो अपने पास अभी वर्तमान में कितनी सीटें? 200 सीटें विधानसभा की। तो ये जो 200 सीटें फिक्स की गई थी ये छठी विधानसभा में फिक्स की गई थी। जो छठी विधानसभा है इसमें सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है। तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जो अपने पास अगला क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? यानी कि जो अपने राजस्थान का उच्च न्यायालय है कहाँ है जिसका मुख्यालय? जोधपुर में है। ठीक है, इसके जो न्यायाधीश रहे थे दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उनका आपको नाम बताना है। तो ये रहे थे दोस्तों कमलकांत वर्मा, के वर्मा, जिन्हें आप शॉर्ट में बोल सकते हो। तो कमलकांत वर्मा अपने राजस्थान जो उच्च न्यायालय है दोस्तों इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश? तो आप ध्यान रखिएगा, इंद्रजीत महांती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो देखो मुख्य सचिव से भी भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्य सचिव वाला टॉपिक भी आप बिल्कुल अच्छे से कर जाना कंप्लीट। मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो आप बताओगे श्री के राधाकृष्णन। ठीक है, श्री के राधाकृष्णन अपने राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। जबकि आपसे पूछ ले राजस्थान के प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो आप बताओगे श्रीमती कुशल सिंह। ठीक है, श्रीमती कुशल सिंह अपने राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। ठीक है, वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? DB गुप्ता है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति हमेशा याद रखना मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री करता है भाई मुख्य सचिव की नियुक्ति, कोई सा भी राज्य हो उसी में मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है। 19वां क्वेश्चन है मित्रों, राज्य में तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? जो तहसीलदार की नियुक्ति करता है दोस्तों वो करता है राजस्व मंडल अजमेर। ठीक है, राजस्व मंडल अजमेर करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो RPC होती हैं वो एग्जाम के द्वारा भी तहसीलदार की नियुक्ति करती हैं। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपको जो वीडियो कंप्लीट करवाया था राजस्थान की बुक गोल का, तो उसमें बताया था दोस्तों जो डेयरी विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं, उसने दोस्तों इस साल की जो अपने पास रिपोर्ट है पशुधन जो पशु गणना की जो रिपोर्ट थी दोस्तों 2020 की वो जारी की थी। परंतु याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया आपसे कि राजस्थान में पशु गणना का जो काम करता है वो कौन सा मंडल करता है? तो आप बताओगे दोस्तों राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा राजस्थान में पशु गणना का कार्य संपन्न कराया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट आपके एक्स्ट्रा हो गए, इसे ध्यान रखिएगा। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने राजस्थान में पशु गणना करवाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंचायत से संबंधित है। पंचायत वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को अपने राजस्थान में पंचायत दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों ये प्रथम बार जब मनाया गया था तो 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। ठीक है, 2010 से अपने राजस्थान में पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था?
जो अपना राजस्थान पंचायती राज अधिनियम था दोस्तों 1953 का, इसे कब संशोधित किया गया था? तो इसे 1994 में संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था दोस्तों 23 अप्रैल 1994 में। यही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसी अधिनियम को संशोधित करके क्या किया गया था? 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो वहाँ पर ऑप्शन में 1953 बिल्कुल भी नहीं था, सभी जो अपने पास 1994 के आसपास की डेट दी हुई थी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो आप बताओगे 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया था। ठीक है, और जो पंचायती राज का जो प्रथम अधिनियम था वो 1953 का अधिनियम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके तहत क्या किया गया था? जो अपनी जो संविधान में अनुसूची है उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें कुल 29 विषय हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो आप बताओगे 29 विषय हैं। ठीक है, इसका जो संबंध है दोस्तों पूर्णतः पंचायत राज से। ठीक है, पंचायत राज से संबंधित है ये 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, और जो 11वीं अनुसूची है इसका संबंध भी अपने पास पंचायती राज से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नगरीय शासन को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो जो नगरीय शासन है, एक तो होता है दोस्तों ग्रामीण स्वशासन, जिसमें क्या किसका अध्ययन करते हैं? पंचायती राज का अध्ययन करते हैं। एक होता है दोस्तों शहरी, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम इनका अध्ययन करते हैं, वो नगरीय शासन कहलाता है अपने पास। ठीक है, तो वही नगरीय शासन की बात कर रहे हैं कि नगरीय शासन को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो जो अपने पास 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसी के द्वारा जो नगरीय शासन है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसके तहत इस संविधान के संशोधन के तहत क्या किया गया था? अपने जो भारतीय संविधान है इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें टोटल 18 विषय थे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन भाई सेम ही लड़ रही हैं, बस आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से कि 33वां संविधान संशोधन तो है किससे संबंधित? पंचायती राज से, जबकि जो अपने पास 74वां संविधान संशोधन है ये नगरीय शासन से संबंधित है। यहाँ पंचायती राज की जगह अगर ग्रामीण स्वशासन आ जाए तब भी आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय थे, जबकि अपने पास जो 74वां संविधान संशोधन है इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और जिसमें 18 विषय थे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सहकारी संस्थानों को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई थी? तो अपनी जो सहकारिता से संबंधित जो दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था वो 97वां संविधान संशोधन था। ठीक है, इसका क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सहकारिता से संबंधित है। जो सहकारी संस्थान थे इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपके जो राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैंने 25 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकली जो आपको लिख के दिए हैं ये हैं, इनके अलावा दोस्तों मैंने 25 से 30 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कवर करा दिए। आपको आइडिया हो गया है दोस्तों कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं आपके लिए लेके आया था। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई समस्या आती हो किसी सब्जेक्ट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।